अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना प्रोग्राम खबर की खबर लेके आपको हफ्ते का पहला दिन सोमवार जो है उस पर दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला ये हफ़्ता आपके लिए खैर व बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा, एक नज़र डालते हैं। IMF के साथ मुआहदे के हवाले से वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी और इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन का पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों की जीनत बनी है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, IMF से मुआहदा चंद रोज में हो जाएगा। मुशीर खजाना। रोजनामा दुनिया ने इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक सुर्खी लगाई है, इंतखाबी इस्लाहात का पूरा पैकेज लाएं अपोजिशन। रोजनामा जंग ने भी इसी खबर को अहमियत दी है। कानून साजी, अपोजिशन मशरूत आमादा, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय पैदा किया जाए, यकतरफा हुकूमती एजेंडा नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ का स्पीकर को जवाबी खत। रोजनामा नवाए वक्त ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया है, इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए, मुत्तहिदा अपोजिशन। रोजनामा नई बात ने वजीर आला पंजाब के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया। अल्फाज हैं, तामीर और तरक्की का दौर शुरू, जनूबी पंजाब के लिए 35% से ज्यादा तरक्याती बजट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार। अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, शौकत तरीन ब्लेम्स स्पेकुलेटर्स फॉर रुपीज फ्री फॉल। द नेशन ने भी वजीर खजाना के बयान को मेन स्टोरी के तौर पर लिया। ऑल मैटर्स विद IMF फॉर स्टॉल्ड $6 बिलियन प्रोग्राम विल बी सेटल सून तरीन। द न्यूज टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, ऑपोजिशन सेट्स टर्म्स फॉर सपोर्टिंग लॉ मेकिंग। डॉन अखबार ने भी ऑपोजिशन के बयान को ही फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया। ऑपोजिशन आस्क्ड स्पीकर टू फॉर्म न्यू पैनल ऑन पोल रिफॉर्म्स। डेली टाइम्स ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को हेडलाइन में लिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नॉट PM's पर्सनल बट नेशनल एजेंडा। अब नज़र डालते हैं जी एक है अपने रनडाउन के ऊपर कि आज के प्रोग्राम में कि हमारे पास क्या क्या है। कानून साजी पर अपोजिशन की मशरूत आमादगी, मीडिया में फेक न्यूज का सिलसिला जारी, मईशत के लिए खुशखबरी, IMF से मुआहदा जल्द हो जाएगा, मुशीर खजाना। आज के प्रोग्राम में रोजनामा पाकिस्तान का इदारिया, सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कामरान यूसुफ साहब का कालम मैनेजिंग पीस विद TTP शामिल है और टॉप 10 बाबर आजम इस पर गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहला दिन हफ्ते का कुछ अक्सर स्लो सा होता है, जैसे अभी आज आप में एनर्जी है, आज एनर्जी है ना। ये शफीक साहब, ये सारा शौमादा चक्कर है जो आपकी तरफ से आती है ना, मुझे ये वो ड्रामा बड़ा मशहूर था, शौमादा चक्कर है, तो उसमें लेकिन आज हम सब में एनर्जी है। वो होता है कि शफीक अमान को इसलिए आपके साथ बिठाया ताकि आपको शुआएं आते रहे, एनर्जी आज हम सब में एनर्जी हो। वो होता है कि दो दिन की ब्रेक के बाद हम थोड़ा दो दिन डाउन होते हैं और ये फिर अपना ना अखबार भी डाउन होते हैं। लेकिन आज अखबार गर्मा गर्म है, सारे सियासी माहौल भी काफी सियासी माहौल भी खासा गर्म है। आज तमाम अखबारात ने जो अहम खबर के तौर पे लिया वो शहबाज शरीफ साहब का स्पीकर को जो जवाबी ख़त है वो है, और उन जो जंग की पॉजिटिव एक अच्छी उन्होंने वो लीड दी है कि कानून साजी अपोजिशन मशरूत आमादा, यानी अब डेडलॉक तो नहीं है, मशरूत आमादगी का मतलब ये होता है कि दरवाजे खुले हुए। एक अच्छा साइन है शफीक साहब। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि वो अब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है। असल में ये टसल है जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है, जो पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन है। पार्लियामेंट की जो बाहर अपोजिशन है वो रोलर पर, और ये क्योंकि कमांड उनकी उन पे है ना, जी वो पार्लियामेंट में फैसला करते हैं और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं कल एक बयान पढ़ रहा था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने टॉक की उनसे अपना मौलाना फजल रहमान से। उन्होंने कहा कि जो आप हमारे पार्लियामेंट में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो मुस्बत है, ये जारी रहना चाहिए। तो हमें इस पर ना उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें जो अपोजिशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है वो एक पेज पे आ गई है कानून साजी के हवाले से। फिर राना साहब आप बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। आपको कभी खाला साहब ने कभी और सलमान साहब ने कभी आपको जल्दी दी है, लेकिन आप घबराए थे, घबराए ना। और फिर मैं आपको सुनाता हूँ, एक मौलाना रूमी की एक कहावत है कि एक अपना चरवाहा था, वो मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ रहा था, तो क्या मौलवी साहब से कहता है, मौलवी साहब मैं ना अपने मेरा गांव इधर है, यहाँ पे संगलात पत्थर है, पहाड़ हैं, यहाँ पे कोई चरागाह नहीं है, मैं दरिया के पली तरफ जाता हूँ,
तो वहाँ जाके मैं अपनी बकरियाँ चलाता हूँ, तो 2 आने मुझे देने के आने के 2 आने जाने के देने पड़ते हैं। कुछ दुआ करें कि मैं अपना क्या करूँ। वो जयद आलम तो उन्होंने कहा जाहिर है इसके क्या होगा। उनसे कहा तुम अल्लाह पर तवक्कल करके बिस्मिल्लाह पढ़ो और रेवट समेत दरिया में घुस जाओ। उसने अल्लाह पर तवक्कल किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया पार कर गया। उसके हालात बेहतर होने शुरू हो गए। एक दिन शाम को जब आया तो कश्तियाँ उल्टी हुई थी। पुराने दौर में ये होता था कि शाम को कश्तियाँ उल्टा देते थे। और मौलाना साहब भी आ गए, तो मौलाना साहब ने कहा कि ये उल्टा के मैं किस तरह पार करूँगा। कहा तुझे आप तो बंद दसिया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह की तवक्कल करो तो निकल जाओ। तो वो मौलाना ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, लेकिन उसको यकीन नहीं था, वो साहब यकीन नहीं था। वो बीच में जाके वो डूबने लगा। उस पर आके अपना उसने चीखा, तो उसने कहा मौलाना साहब आपने मुझे कुछ कहा था, आप डूब रहे हैं। खैर उन्होंने कंधे बैठाया, पर दरिया के पार ले गया। वहाँ जाके उसने कहा कि हुआ क्या। उसने कहा भाई तुम साहब यकीन हो, तुम्हारा तयक्कुन है, मैं साहब गुफ्तार हूँ। तो इमरान खान साहब जो बात करते हैं ना, वो सब यकीन है। जब वो कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी आंखों की चमक देखिए, उनका अल्फाज की अदायगी देखिए, उनके अल्लाह पे एतबार है और इंशाल्लाह ये कश्ती जो है पार उतरेगी, फिक्र ना करें आप। सुभान अल्लाह जी, आज तो सुबह ही सुबह आपने मेरा ईमान जो है ना वो ताज़ा कर दिया है। और ये और मेरे अंदर शफीक साहब, इलामा शफीक लगे। अलामा शफीक, और मेरे अंदर ईमान की एक हरारत जो है आ गई। मैं आज चार्ज था, मैं मुझे लगता है मैं ओवर चार्ज हो गया। तो ये अच्छी बात है। और शफीक साहब मेरा हौसला बनाते रहते हैं। अक्सर कहते हैं कि मैं हूँ, तो मैं कहता हूँ इसी बात की घबराहट है मुझे असल। तो अच्छा, लेकिन शफीक ने आज आगाज़ जो है वो बड़ा एनर्जेटिक दिया है। अच्छा खालिद साहब, शफीक साहब का ये कहना है कि जो मामलात हैं वो दुरुस्त समझ जा रहे हैं और अपोजिशन की हुकूमत के साथ आपस में गुफ्तगू जो है ये एक पॉजिटिव साइन है। इसमें आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, ये जो ख़त लिखा गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, इस ख़त की जो ड्राफ्टिंग है वो जो स्टीयरिंग कमेटी है अपोजिशन की, और उस कमेटी ने तैयार किया है और जो स्पीकर को भिजवाया गया है। इसमें दरअसल जो है अपोजिशन मुज़ाकरात तो करना चाहती है हुकूमत के साथ कानून साजी के मामले पर, लेकिन वो अपनी शराइत पर कानून साजी हुकूमत करना चाहती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारी कानून साजी के में, वो EVM और आई वोटिंग पर और उसके साथ चेयरमैन नैब पर हैं। तो इस हवाले से वो चाहते हैं कि इस तरह एक कमेटी जो है, एक तो शर्त उनकी तरफ से ये आयद की गई है कि जो 2014 के अंदर जो कानून साजी की गई थी, 2017 में का जो एक्ट तैयार किया गया था और वो कमेटी इस हवाले से 2014 में कायम की गई थी, उसकी तर्ज पर जो है पार्लिमानी कमेटी जो है उसकी तश्कील नो की जाए। और उसके साथ एक और जो मुतालबा था स्पीकर साहब ने चंद रोज़ पहले, जो पार्लिमानी कमेटी थी इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी के लिए, उसमें अपोजिशन के पीपल्स पार्टी और नून लीग के 2 अरकान को शामिल कर लिया गया उनके मुतालबे पर। अब उनकी तरफ से नया मुतालबा जो है अब वो सामने आ गया है कि आपने MQM और काफ लीग के जो सेनेटर थे उनको क्यों कमेटी से निकाला है। देखिए, वो हुकूमती इत्तेहादी हैं, इस पर अपोजिशन के इतराज़ात उस तरह बनते नहीं। दूसरा, राणा साहब मैं आपको बताऊं, शफीक जो बात कर रहे थे मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि ये जो आजकल जो अफवाहों का बाज़ार जो खबर है जो चल रहा है इस वक्त, जिसमें हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो ख़ास तौर पर नून लीग का जो मीडिया ब्रिगेड है उसकी तरफ से जो खबरें जो चलाई जा रही हैं कि हुकूमत के हवाले से, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो किसी भी तरह की तब्दीली में सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल रुकावट इसलिए है कि हुकूमती इत्तेहादी जो है, नून लीग जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है और जो इत्तेहादी हैं वो इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते, वो इसी पार्लियामेंट को 5 साल कायम रखना चाहते हैं। तो इसलिए मौजूदा इस हुकूमत में जो इत्तेहादी हैं उनकी जो बाज़ इशूज़ पर नाराज़गियाँ हैं, अब वो हुकूमत ने फैसला किया है कि उनको दूर कर दिया ठीक जाए। है। अच्छा, जो जवाबी ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दें जो इस्लाहात का पूरा पैकेज तैयार करे। देखें शहबाज शरीफ साहब हों या कोई भी अपोजिशन लीडर हो, उसकी जो तजावीज़ हैं वो ऐसे तो नहीं होती कि उसे वो कर दिया जाए। और मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि आपकी कुछ बात माने, कुछ हम अपनी माने। तो ये जो उन्होंने तजावीज़ दी है, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत इस पर गौर करेगी? देखें, एक तो ये जो कमेटी है ना, इसका मतलब है कमेटी डाल दें, करना कराना कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताएं, 2014 की जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी 35 रुकनी, उनकी तो तजावीज़ सामने है।
उस पर क्या कमेटी डाल दें? कमेटी तो बनी थी और उस कमेटी ने सिफारिशात पेश की थी, अब उस सिफारिशात के ऊपर गौर हो सकता है जो भी आप करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ ये है, देखिए इस वक्त हुकूमत जो है वो एक जेस्चर हुकूमत ने दिया है कि जी हम अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं। अपोजिशन इस वक्त जिसे कहते हैं ना राइटली इस पूरे डिस्कशन को इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए उनका जवाबी खत लिखना एक उनकी पार्लिमानी मजबूरी है। उनका ये कहना कि जी हम मफाहमत चाहते हैं, एक जामे पैकेज लेके आए। पिछले 1.5 साल से तो कोई जामे पैकेज अपोजिशन भी नहीं ला सकी। कोई मुतबादल तजवीज़ है तो बताइए, कोई मुतबादल ड्राफ्ट उन्होंने दिया तो वो बता दीजिए, वो भी नहीं है। देखिए इस वक्त जो डेडलॉक है ना हुकूमत और अपोजिशन का, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। सिर्फ इसमें जो एक रोल प्ले किया ना बिलावल भुट्टो साहब ने, जिसको हमें दाद देनी पड़ेगी, कि जो शफीक ने भी कहा कि उन्होंने बाहर की जो सियासत थी ना सड़कों की, उसको लाके पार्लियामेंट के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। और पार्लियामेंट के अंदर लाके सिर्फ खड़ा नहीं किया बल्कि शहबाज को भी एंगेज कर लिया है यानी शहबाज शरीफ को। अब ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है, यानी ये जितनी पार्लिमानी पॉलिटिक्स चलेगी ना, उससे जो बाहर वाली कुव्वतें हैं ना उनको एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी कैंपेन मुतासिर होगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसमें अभी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होने वाला। अभी अब मुझे पता चला है कि हुकूमत जो है अगले हफ्ते जो है वो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहती है। अब वो ज्वाइंट सेशन बुलाने का मकसद ही यही है कि जो ईवीएम है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक है, उसको तस्लीम करवाया जाए। अच्छा, अब अगर वो होना है तो ये कमेटी क्या करेगी? इसलिए मैं ये समझता हूं, और अब मैं आपको बताऊं, ये जो डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट आई है ना जी, इसके बाद तो और ज्यादा इसकी जरूरत होगी है कि इलेक्शन ईवीएम पे जाए, क्योंकि इसका मतलब है आपका जो पुराना सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपकी इलेक्शन जो कमीशन की रिपोर्ट है वो बताती है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। यही तो सारी डिबेट हो रही है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, तो ईवीएम को उसमें एक बुनियादी जुज बनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें अभी अपोजिशन अपनी तरफ से जो हमायत जारी की है, बड़ी अच्छी बात है, उसको करनी चाहिए, और एक आइस ब्रेक भी हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि जब ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होगा तो यही अपोजिशन जो आज बहुत अच्छा जस्टिस दे रही है, ये कहां खड़ी होगी और किस हद तक ये हुकूमत की हिमायत करेगी, किस हद तक ये ईवीएम की हिमायत करेगी। और ये जो जामे पैकेज है, मुझे नहीं समझ आया कि वो जामे पैकेज से क्या मुराद है। इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म में जो गुफ्तगू हो रही है उससे हट के कोई एक लंबा पैकेज है, तो इसका मतलब है कि ये लिंगर ऑन पॉलिसी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सलमान साहब ने बड़ी सही बात की है कि हुकूमत जो है अपोजिशन को एंगेज कर रही है। जब आप किसी को एंगेज करते हैं, इट मीन्स वो आपके साथ टेबल टॉक पे आता है, और टेबल टॉक से जो हल निकलता है, बजाय रूठ जाना। ने अपोजिशन ने ये बड़ी खुशाइन बात है कि आउट राइटली रिजेक्ट नहीं किया हुकूमत को। बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। फिर आप देखें ना, वो 2014 की कह रहे हैं कि वो अब देखिए, अब हालात तब्दील हो गए, अब ईवीएम है, फिर आपका वो है अपना नैब के केस है। बाकी अब क्या आप कानून साजी 2014 या 2015 2010 के वाले से करेंगे? आज के हालात के मुताबिक करनी होती है कानून साजी। तो आप तो ज़ाहिर फिर हम बार बार कहते हैं आप तो ना हम तो सूखे में बैठे हैं, आप तो दरिया में पाँव भी डालें और न्यूज़ के और हाथ भी डालें और मुंह भी धोते रहते हैं। तो आपका सारा ये देखा, आप क्या इसको एनालाइज करते हैं? शफीक साहब देखें, एक्चुअली ना अपोजिशन को जो खौफ है ना वो दो चीज़ों के, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट और दूसरा नैब। अगर कानून साजी हो जाती है सलमान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, तो उन्हें ये पता है कि बाहर के जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वो पूरी तरह पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़े। उन्हें ये पता है कि ये एक रेवोल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान की सियासत में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह नैब का इदारा जो है वो एक ऐसा पुलिस की तरह का इदारा बन जाए जिसमें उनका कमज़ोर सा बन जाए। अब नैब ने, अब मैं आपको बताऊं, 539 अरब रुपए की रिकवरी की है इन मुश्किल तरीन हालात के अंदर। 1200 के करीब लोगों को सजाएं हुई हैं नैब से। अब ये लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह नैब बंद हो जाए और जो लूट मार का निज़ाम है उसमें जो इन लोगों के ऊपर चार्जेस हैं वो जो हैं वो किसी और तरफ चले जाएं और वो ब्लैकमेल करके मामले को ख़त्म कर दें। लेकिन जो जैसे सलमान साहब कह रहे थे कि इनकी इतलात हैं, ऐसे ही मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि हुकूमत कुछ भी हो जाए ईवीएम पे ना कंप्रोमाइज़ करेगी, ठीक है, ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट हैं उन पे कंप्रोमाइज़ करेगी, और नैब के हवाले से थोड़ी बहुत हो जाएगी वो जो मुझे इतलात हैं। लेकिन ये कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये कोई इमरान खान का मसला, ये पीटीआई का मसला तो नहीं है ईवीएम, ये तो पूरी कौम का मसला है। एक तरफ आप किसी बात को नहीं मानते और दूसरी तरफ अगर कोई रास्ता निकलता तो आप उसे भी नहीं मानते। तो ये जो सिलसिला है शफीक, अब मुझे आप बताओ, एक अरसे से आप नून लीग को कवर कर रहे हैं,
कि जितनी इस्लाहात हैं ये नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर में ये कमेटियां बनी है, वो इन्होंने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? आज अगर हो रहा है तो इन्हें तकलीफ है। बिल्कुल ये मसला है ना, वो क्रेडिट ये लेना चाहते हैं, क्रेडिट, और हर चीज़ में अपना ये पंजाबी के अंदर लुशित तलना चाहते हैं। और ये अगर आपने एक अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आए, पार्टिसिपेट करें, एंगेज करें अपने आप को और अपनी तजावीज़ दें, बजाय इसके कि आप एक माजी की तरफ चले जाएँ। फिर खालिद यूं साहब ने जो कहा है ना कि भाई अपोजिशन जो है ये आपको हुकूमत को ये तादी है, ये भूल जाएंगे हुकूमत अदम एतमाद या किसी और का शिकार हो जाएगी। बड़ी सही पॉइंट आउट किया ना, जो हुकूमती तादी है ना वो नहीं चाहते कि कबल वक्त इलेक्शन हो, और अपोजिशन का एजेंडा ही कबल वक्त इलेक्शन है। जब हुकूमती तादी जो जिनके अपना सपोर्ट हुकूमत को है वो नहीं चाह रहे कि भाई अर्ली इलेक्शन हो, तो फिर ये क्या बेचते हैं? तो ये अपना बस क्या कहते हैं ना, वो अपना मन राज़ी करने की ये बातें हैं कि भाई अपने आप को थोड़ा मीडिया में, थोड़ा अपने वोटर्स को थोड़ा प्लेइंग टू द गैलरी कि हम ये कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखें आपको इधर आना पड़ेगा। और ये अगर उनकी ये उम्मीद है ना कि जो हुकूमती तादी हैं वो उनसे दूर अलहदा हो जाएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात खालिद साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि वो दूर हो रहे हैं, तो बस ये अपना क्या कहते हैं गुफ्तन, क्या नशिस्तन गुफ्तन बखरास्तन है, इसमें कोई निकलेगा नहीं कुछ भी। खालिद साहब, जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ों पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। ज़ाहिर है दो भाइयों के दरमियान चीज़ों पे इख्तलाफ हो जाता है, तो ये मतलब इस पे कोई बगले बजाने की ज़रूरत तो नहीं। जो आप साफ़ी ब्रिगेड की बात करते हैं, आप समझते हैं, अभी आपसे सिर्फ मैं इस पे बात करूँगा कि क्या जो इत्तेहादी हैं हुकूमत एड्रेस कर लेगी? आज वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास भी बुला लिया इस हवाले से। देखिए, ये इत्तेहादियों की जो नाराज़गियाँ और गिले शिकवे हैं, ये हमने माजी में भी हुकूमतों में देखा, इत्तेहादी हुकूमतों में देखा। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो वट्टू के साथ, मंजूर वट्टू के साथ उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर शिकायत रहती थी, और फिर हामद अरशद जट्टा के जरिए उन शिकायत को इस्लामाबाद में बैठ कर हल किया जाता था। और MQM के साथ भी जो है वो पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग के साथ वो दोनों जमातों की इत्तेहादी रही हैं, उनके मसाइल पैदा होते रहे हैं। तो इत्तेहादियों के साथ जो है वो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरा सबसे बड़े जो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, वो काफ लीग है। मुझे बताइए कि काफ लीग के पास पंजाब के अंदर स्पीकरशिप है, पंजाब के अंदर 2 वजारतें हैं, वफाक के अंदर 2 वजारतें हैं। तो आया क्या चौधरी परवेज़ इलाही ये चाहेंगे कि वो अपना जो इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं हुकूमत के साथ, वो छोड़कर नए इंतखाबात की तरफ नून लीग के एजेंडे पर जो हैं वो चले जाएं? या फिर ये है वो तो उसी सूरत में आमादा हो सकते हैं कि अगर आप उनको कोई बड़ी ऑफर करें, तो नून लीग पंजाब के अंदर तो कोई बड़ी ऑफर करने के लिए तैयार नहीं। और सिर्फ इत्तेहादियों का मामला नहीं, अपोजिशन के अंदर भी पीपल्स पार्टी 5 साल चाहती है ये असेंबलियां अपनी म्याद पूरी करें, वो भी इस वक्त नए इंतखाबात की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। सलमान, आज वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास बुलाया है और इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर बात होगी। आप समझते हैं कि अगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं और काफ लीग, MQM और बाकी खड़ी हो जाएं PTI के साथ, तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इनकी अददी क़ुव्वत इतनी है कि ये फिर अपने जो कानून साजी है वो कर सकते हैं? देखिए, दुनिया भर में जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स में जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, ये बारगेनिंग चिप के तौर पर ना अपने मामलात पेश करती हैं। इसलिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर जो मुस्लिम लीग काफ ने अपनी रिजर्वेशन शो की है, वो यकीनी तौर पे इसकी हमायत में कुछ और चीज़ चाहती है ना, कुछ मजीद अपनी मराद चाहती हैं। और इस वक्त माशाल्लाह जितना PMLQ इंजॉय कर रहा है ना, कोई कोलिशन पार्टी इतना इंजॉय नहीं कर रही। PMLQ सबसे ज़्यादा इस वक्त इंजॉय कर रहा है। इसलिए वो कोई ऐसी इस वक्त नहीं है, ये मामला तय हो जाएगा और ये तय होना है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ, हमारी को सोने की चिड़िया जो है ना, उसने वहाँ से एक पैगाम भेजा और कहा कि जनाब ये सारे मामला तय हो गए और कोलिशन पार्टनर जो है ना वो EVM पर जो है ना हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारा जो सियासी ब्रिगेड है ना, वो बड़ा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उन्होंने कहा देखें वो तो मेल आ गई है, ईमेल उन्होंने कर दी, उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से जो तूफान उठाने की कोशिश की जा रही थी ना कोलिशन पार्टनर में से, वो निकलेगी। उस वक्त उनको सूट नहीं करती, मैं आपको बताऊं। उनकी सिर्फ कोशिश होगी कि हुकूमत पे दबाव डाल के कुछ और मरात ले ली जाए। अच्छा, अब ये मुस्लिम लीग काफ का तो ये मामला है। MQM का क्या मसला है? MQM ये चाहती है कि इलेक्शन से पहले हमें कोई कराची के हवाले से कोई डेवलपमेंट पैकेज मिल जाए हमें, क्योंकि वहां पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मिल तो गया यार। सर, वो डेवलपमेंट पैकेज जो है मजीद मांगेंगे ना, ताकि हम आने वाले इलेक्शन में अपने आप को ज्यादा मेंटेन कर सकें। तो ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय होना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अगर हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि अगले हफ्ते उन्होंने पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बनाना है, तो इसका मतलब अपना होमवर्क पूरा करके
वो ये जो क्या अपना जो कानून साजी करना चाहते हैं वो कर लेंगे, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं आने बिल्कुल वाला। ठीक है। वो मेरे एक अजीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो अक्सर ये होता है शफीक साहब, जब शादियां आती हैं ना, तो उन्हें जब हम कार्ड वार्ड देने जाएं तो अचानक ही ना नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें पता था अब शादी है, अब इन्होंने मुझे मनाना है, ठीक है। वो भाई किस बात पे नाराज़ हो, को ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ने एक दफ़ा लंघ दिया बासी चो मैंने सलाम नहीं किया था भाई, वो चलें जी अब मैं कर दे, नहीं भाई वो तुम्हारे एक दफ़ा तुम्हारे घर में गया था तो तुमने चाय के साथ नमकीन बिस्किट रखे थे, तो वो होता है ज़रा लोगों को ज़रा हमें मना लिया जाए, कर लिया जाए। अब ये फवाद चौधरी साहब का एक आज बयान छपा तमाम अखबारात में, वो कहते हैं कि चीनी 43 रुपये किलो हो गई, सियासी जमातें, वो कहते हैं कि ये तो मीडिया ने नहीं कहीं दिया, चीनी के ऊपर इतना शोर मचा था, इतना मचा था, जब एकदम जंप करके चीनी 43 रुपए कम हुई है तो कहीं ये खबर नहीं छप रही, कहीं हेडलाइन नहीं हो रही कि जनाब इतना बड़ा जंप आ गया। ये मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? राना साहब मसला पता क्या है, मीडिया जो भी ये खबरें इस किस्म की देता है ना, एक हुकूमत का इदारा है, इदारे शुमारियात, वो एक रिलीज करता है कि किस चीज़ की कितनी महंगी हुई है, ये कमी हुई है। अब इसमें आपको जो है ना, मीडिया ब्रिगेड में जो सबसे अपना नाम लेने में कोई हद नहीं, मैं आप नाराज़ होंगे, उसमें तमाम मीडिया है लेकिन जंग और जियो आगे है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। अब इदारे शुमारियात तो जो अपना परसों खबर दी है, 30 अशिया की जो कीमतें वो कम हुई हैं, उसमें दालें, फूड आइटम में जो ईटेबल्स हैं ना, ईटेबल्स हैं, और दूसरा अपना कुछ बाकी घरेलू इस्तेमाल के भी, यानी 30 अपना उस अशिया में कीमतें कम हुई हैं, वो उसमें नहीं है। फवाद साहब ने कहा कि चीनी जो है 35 से 40 कम है, वो उसमें नहीं है। यानी जब नेगेटिविटी खबर होगी उसको हाईलाइट करेंगे, लीडर देंगे, 6 प्रोग्राम करेंगे, और लेकिन जब कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी तो ये फेक न्यूज़ है, ये ना कोई बैलेंस जर्नलिज्म नहीं है। कल फवाद साहब सिजाज इकबाल के प्रोग्राम में कह रहे थे कि भाई आपने, वो बार बार उसी पे आ रहा था कि ये, उसने कहा इधर आए ना, आप अपने सवाल कर रहे हैं तो इधर भी है, जो चीज़ें कम हुई हैं, आप इदारा शुमारियात की बात करते थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें कम हुई तो आप इसमें क्यों नहीं आते? बिल्कुल सही। तो इसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो ज़ाहिर है ठीक है, आप अपना जो एजेंडा है, एजेंडा साफिज या प्रोपेगेंडा साफिज आप करें, या किसी अपना पोलिटिकल पार्टी या किसी अलायंस की आप पॉलिसी टो करते हैं करें, लेकिन कम अज़ कम वो सही खबर भी दें कि जो आपने पहले ढोल बजाए थे कि कीमतें ऊपर चली गई, ये हो गया, वो हो गया, इदारा शुमारियात को कोड करते हुए, तो उसी इदारा शुमारियात अब कोड कर रहे हैं जो कम हुई है, बिल्कुल इस तरफ नहीं आ रहे। खालिद साहब, केड़ी साइंस होती है ये, जब हम नेगेटिव खबर और जो बेसलेस होती है समटाइम हम उसको इतना फ्लैश करते हैं, और उसके बाद इवन ये कि मैं मिसाल देता हूँ कि किसी की हम पगड़ी उछालते 4 कालम से खबर छाप देते, जब वो साबित होती है कि खबर गलत है तो सिंगल कालम पेज 2 पे छाप देते, ये कहाँ की जिम्मेदारी है? ये देखिए कि शफीक ने जिस तरफ तो जो दिलाई है कि ये जो फेक न्यूज़ का इस वक्त हेड क्वार्टर है वो जंग और जियो ग्रुप है, और वहाँ आप देखेंगे राणा साहब, हम भी 30 साल से जर्नलिज्म में, हमने और आपने इकट्ठा मैंने काम किया आपके साथ, हमारी तो कभी खबर शाया नहीं होती थी जिसमें हम वर्जन नहीं देते थे, मौक़िफ़ नहीं देते थे मुतासर अफरीक का। अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी महकमे के ख़िलाफ़ या किसी वजारत के ख़िलाफ़ खबर देते थे तो हमारी खबर 2-2, 3-3 दिन नहीं लगती थी, रुकी रहती थी, जब तक हम उस मिनिस्ट्री का या वजारत का जो है हम मौक़िफ़ जो है उसमें शामिल नहीं करते थे। तो जंग ग्रुप में तो हम देखते हैं कि कल जो अंसार अब्बासी है उनकी खबर चल रही थी, तब्दीली की हवाएं चल पड़ी। भाई तब्दीली की हवाएं चल पड़ी तो किसी से बात की या खुद ही बैठकर आप स्टोरियां इस तरह जो है वो गढ़ते रहेंगे तो इस तरह नहीं चलता। कल ही एक और फेक न्यूज़ जो है वो जो थी ये कि सुबह को, दोपहर को और शाम को जो गैस है सिर्फ खाने के वक्त मिला करेगी, बाकी इस तरह शेड्यूल भी चला दिया जियो की तरफ से, शेड्यूल भी पूरा जो है बनाकर जो है वो दे दिया गया। फिर पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से इस बारे में तरदीद की गई कि इस हवाले से कोई शेड्यूल तैयार नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं किया गया, सिर्फ हुकूमत ने जो है वो हदायत की है SNGPL को कि खाने के वक्त, सुबह के वक्त, शाम के वक्त और दोपहर के वक्त किसी किस्म की जो है वो गैस की कमी नहीं आनी चाहिए, शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह फेक न्यूज़ का ये जो चीनी वाला मामला है जिसका हमें तो फवाद चौधरी साहब के जो ट्वीट से पता चला है कि 43 रुपए चीनी की कीमत जो लोगों को पता चला कम हो गई है। असल में ये है राणा साहब, मैं आपको बताऊं
कि हमारे जो कॉमर्स रिपोर्टर्स हजरात हैं, अब वो भी ये सारे अमल के दौरान जो शुगर माफिया और आटा माफिया हाँ, है, बड़ी उनके जबरदस्त। साथ उनकी अटैचमेंट होती है। इंडियन जब कीमतें वो इंडिया मसनूई की- तरीके से बढ़ा रहे होते हैं तो उसकी तो वो खबरें देते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन भारत जब की- कीमतें नीचे आना शुरू होती हैं तो फिर वो जो है कि वो खबर नहीं देते, क्योंकि उनका एजेंडा मुतासर होता है। agree। देखिए बात यह है कि भारत की एक बड़ी मारूफ दानिश्वर है अनुदत्ती राय। हाँ, उन्होंने लिखा था कि क्राइसिस में चलने वाला जो मीडिया होता है ना, उसको अपनी सर्वाइवल के लिए भी क्राइसिस दरकार होता है। वाह। ये जो मीडिया है ना सर, इसमें क्राइसिस को क्रिएट करना जो है ना, वो एक एजेंडा है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब आपका सियासी एजेंडा आपके ऊपर बालादस्त हो जाए ना, तो फिर उसके अंदर से जो न्यूज की जो अहमियत है वो पीछे रह गई है। क्योंकि जब आपका सियासी एजेंडा होगा तो फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा होगा ना। प्रोपेगेंडा की बेस के ऊपर अब देखिए ना, मसला ये है कि हम सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर से चीजें आ रही हैं रोजाना की बुनियाद पे। जी नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया है अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं, भाई क्या आपके पास राय हैं, कौन सी आप तस्दीक कर रहे हैं, और इतनी खबरें बाउंस होती हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। असल मसला ये आ रहा है कि जो बात ठीक, सही, की जा रही है सही। वजारत इत्तलात की तरफ से कि आप फेक न्यूज का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएं, मीडिया के लोग खुद ये तय करें कि किस तरह से इस फेक न्यूज का मुकाबला करना है। लेकिन मसला वही आ रहा है, जो मालकों का एजेंडा है जब वो डोमिनेट करेगा तो फिर उसमें जर्नलिस्ट भी अपना एजेंडा डोमिनेट करेंगे, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि यहां पर एक प्रोपेगेंडा बेस्ड जर्नलिज्म होगी और हकाइक कुछ होंगे और कहा कुछ जा रहा होगा। जब मैंने कल दो तीन दुकानदारों को फोन किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 90 रुपए किलो चीनी भी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और जो 150 रुपए तक हम बेच रहे थे पिछले हफ्ते, इस वक्त हम 110 115 रुपए तक को वो बेच रहे हैं। तो जो 30-35 रुपए का फर्क आया वो किसी को नजर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है, वो खबर नहीं है ना शफीक साहब। खबर तो ये है कि क्राइसिस दिखाना है हमने और बताना है कि इस वक्त मुल्क अफरा तफरी का शिकार अफरा-तफरी होगा। का राणा साहब आप जरा बताएं कि जिस तरह हमारे जो मीडिया मालकान हैं वो फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए इसके हवाले से कानून साजी के लिए तैयार नहीं है। उनकी तरफ से आपने देखा बड़ी मज़ामत जो है वो आई, और वसाइल भी जो है बाज़ मीडिया ग्रुपों ने इस हवाले से इस कैंपेन के लिए जो है वो खर्च किए। तो उसमें देखिए कि जब कोई फेक न्यूज़ शाया होती है किसी अखबार के अंदर, टीवी के अंदर आती है, तो उससे उस अदारे की जो मीडिया हाउस है उसकी अपनी साख भी मुतासर होती बिल्कुल है। ऐसे। तो क्या इस तरह अगर वो कानून साजी की मुखालफत कर रहे हैं तो अदारों के अंदर कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाने के लिए तैयार हैं जिसके तहत ये फेक न्यूज़ को रोका जा अब मैं सके? शफीक साहब आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जलसा था, तो उसमें असद उमर साहब ने, पंजाबी की में इस्तिलाहत होती है कि कुट पेगी, कुट पे, ये एक ओवरऑल एक जुमला है उनका, कुट पेगी। इतना रगड़ा चैनल्स ने कि जी उन्होंने तो धमकी दे दी है कि जी उन्हें वो आने दें, हम मारेंगे पीडीएम को और ये करेंगे, और उस मीडिया ने एक क़यामत बचाई। लेकिन जब चंद दिन कबल बिलावल साहब ने ये कहा कि मीडिया भौंकता है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, उस पे किसी ने ब्रेकिंग नहीं दी, किसी ने उस पर टॉक शो नहीं किया, किसी ने उस खबर के ऊपर तजिया नहीं लिया। अगर असद उमर एक रूटीन में जुमला कह रहा है तो उससे इतनी क़यामत मचा दी, और अगर एक पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट पार्टी का जो लीडर है वो ये कह रहा है कि मीडिया भौंकता है, वो हमें किससे मिला रहा है, तो उस पर सब खामोश हैं। इससे आप मीडिया के मुनाफकाना किरदार जो है उसको समझें। एक मैं मिसाल देता हूँ, आज जंग में खबर सुपर लीड छपी है आपके दोस्त अंसार अब्बासी से। उन्होंने कहा अंसार अब्बासी साहब की खबर में कि साकिब निसार साहब ने जज को हुक्म दिया कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, अब इस खबर को उन्होंने सुपर लीड के तौर पे छापा। इस खबर का मोटिव क्या है, इस खबर के पीछे असल मुहर्रिक क्या है, वो किसको बेल आउट करना चाह रहे हैं, किसको वो मासूम साबित करना चाह रहे हैं, किसको ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारी जुडिशरी ने जिन लोगों को सजाएं दी वो फेक थी। राणा साहब ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये नवाज शरीफ को उनके पेट में दर्द उठ रहा है। मेरा आपसे सवाल है, ये जो खबरों की चाटी होती है ना, उसमें जो मुदानी वो आप फिरते हैं, यानी आप न्यूज़ एडिटर जो है वो सारी ये खबरें जो चाहे फेक हो या जैन वो अपना ये जगह देते हैं अखबार में। तो ये बताएं, ये फेक न्यूज़ आपको या इस तरह की खबरें देने को आपको कौन कहता है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप हमारे कटहरे में। आज बताएं आप। शफीक अवान ना पता है क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं ना शाम सुबह से लेकर शाम तक वेला रहूं, नौकरी मेरी छूट जाए, मैं शफीक के साथ गप्पे मारता रहूं। अदरवाइज ये है कि इसका सिंपल है, आप सारे हम तीनों चारों साफी हैं, सिंपल है। जैसे एक प्रोडक्ट होती है ना, जैसे लाइफ बॉय है, उसका पता है कि जी ये खास किस किस्म के लोगों के लिए है,
लेग्स किन के लिए है। इसी तरह अखबारात के जो प्रोडक्ट है ना, उससे समझ आ जाती है कि किसको खुश करना चाह रहे हैं और उनकी किन ख्वाहिशों को पूरा करना चाह रहे हैं। वे गुफ्तगू के अंदर वो मुझे बार बार प्रोड्यूसर कह रहा है कि नौशीन हामिद साहिबा लाइन पे हैं, आपकी सारी बातें सुन रही है, मैं भूल ही गया। शफीक ने आज सुबह ना मुझे ऐसा तड़का लगाया है, वो मेरे अंदर ईमान गर्म किया कि मुझे अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, नूर ही नूर है, आवाज खो बैठे, चारों तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है और कुछ नहीं। मैम अस्सलाम वालेकुम, ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे मैडम, हुकूमत और अपोजिशन के? देखिए जी, हुकूमत ने तो बड़ी नेक नियति से, और जो पार्लियामेंट का तकाजा होता है कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना होता है, तो उसके लिए स्पीकर साहब ने एक खत लिखा था अपोजिशन को और उनको ऑफर की थी कि वो हमारे साथ आए, टेबल पे बैठें, कमेटी में बैठें, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि हम समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। इस वक्त आप देखें कि जो भी इलेक्शन होता है उसके ऊपर जो रिजल्ट आता है वो किसी ना किसी को नाकाबिले कबूल होता है, और हारने वाला हमेशा इतराज करता है कि मैं गलत हारा हूँ, धांधली हुई है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो अब इसको चेंज की जरूरत थी। हम लोगों ने उनको ओपन हार्ट से इन्विटेशन दी थी, स्पीकर साहब ने अपने खत के थ्रू, कि वो आए, बैठें और हमें इसके ऊपर सजेशन दें कि इसमें मजीद कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है मैम, ये बताइएगा कि जो मुख्तलिफ अखबारात में और मीडिया के हवाले से खबरें चल रही हैं कि अपोजिशन जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है और उन्होंने कहा कि जी हम ताउन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ इत्तेहादी भी थोड़े से मुतहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? हम उनकी जायज़ बातें जो हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार हैं, मगर इस प्रोसेस को जो है वो आगे चलना चाहिए। इत्तेहादियों का तो हमेशा से एक एक्सपेक्टेड होता है कि इत्तेहादी दफ्तर फवक्तन अपनी शराइत जो हैं वो सामने रखते हैं, और जो उसमें से मुनासिब होती हैं, जायज़ होती हैं, उसको हुकूमत तस्लीम भी करती है, क्योंकि जाहिर है बीइंग इत्तेहादी उनका भी हक होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा, कौमी असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं PTI की, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं मईशत के हवाले से मुशीर ख़जाना ने बहुत अहम बातें की हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वालों से अगर मैं इंतकाम नहीं ले सका तो जहन्नम बन जाएगी मेरे लिए ये दुनिया। यहाँ तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक मुसलमानों का ताल्लुक दीन से नहीं तोड़ देते। मैं जाल बिछा चुका हूँ, अब किले को तबाह बर्बाद करना लाजिम हो गया है। अब शिकार को काबू करने का काम तुम्हारा है। रियासत की हिफाजत करना क्या अब तुम सिखाओगे? तुम जैसे मंगोलों के गुलाम की मैं कभी भी पैरवी नहीं करूंगा। एहतियाती तदाबीर कर ले, वो आपको मारना चाहते हैं। इंसान की मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है जानबूझ। जी वेलकम बैक, और हम बात करेंगे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब के हवाले से कल बड़ी अहम गुफ्तगू की। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मशीरी खजाना शौकत तरीन का कहना है कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का सपोर्ट पैकेज जल्द मिल जाएगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन का कहना था, जब हुकूमत संभाली तो माशी मुश्किलात का सामना था। हमें ऐसी तरक्की चाहिए जो 5 साल नहीं बल्कि 20 साल के लिए हो। IMF का प्रोग्राम सख्त होता है, लेकिन कौम IMF के साथ मुआहदे के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनेगी। हम वहाँ उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुँच गए इंशाल्लाह। वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूँ, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अभी सुन लेंगे। वो भी एक माइलस्टोन है जो हमारा जो एक किस्म से अनसर्टेनिटी है उसको दूर कर देगा।
सऊदी अरेबिया ने हमें $1.2 बिलियन की डिफर्ड फैसिलिटी दी ऑयल की, और $3 बिलियन डिपॉजिट हमारे पास रखवाने की एक किस्म से रख रहे हैं हमारे पास। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मईशत और फूड सप्लाई चेन मुतासिर हुई, इसलिए कीमतें बढ़ गईं। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह कोरोना को हैंडल किया, पूरी दुनिया ने इसकी दाद दी। मशीर खजाना का कहना था कि महंगाई आलमी मामला है, तेल की कीमतें 100% बढ़ गई हैं और पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद कम है। उन्होंने कहा कि आटा, दाल और घी पर 13 करोड़ अफराद के लिए 30% रियायत का पैकेज दे रहे हैं। 40 लाख घरानों को 1400 अरब का बिला सूद कर्जा देंगे। हुकूमत आम आदमी के साथ खड़ी है और अवाम को सहूलतें देंगे। जी, अवाम को सहूलतें देंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत आबिद सुलहरी साहब। मैं क्या ज़रा इनसे भी इस पे राय ली जाए। सर, मुशीर ख़जाना का कहना है कि $3 अरब जो हैं सऊदी अरब से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो कोई मईशत पे इस पे का कोई असर भी मुरतब होगा सर? इसका जो इमीडिएट इफेक्ट आएगा वो रुपए की कीमत कदर पे आएगा, क्योंकि पिछली दफा भी आपने देखा था कि चंद हफ्ते पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सऊदी अरब जो है वो अपने $3 अरब पाकिस्तान में डिपॉजिट कर रहा होगा और डेफिड पेमेंट पे तेल देगा, तो डॉलर जो कि 170 रुपए तक पहुंच गया था वो गिर के 170 रुपए पे आ गया था। 5-6 रुपए का फर्क पड़ गया था और एक हफ्ते तक मुतवातर उसकी कीमत में कमी आती रही। उसके बाद वो जब तक ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हुई तो हमने देखा कि दोबारा से उसकी कीमत जो है ऊपर चढ़ गई। तो ये जो करेंसी मार्केट है इस वक्त ये काफी हद तक सेंटीमेंट्स पे चलती है, और अगर ये $3 अरब जो है वो स्टेट बैंक के रिजर्व में आते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट होंगे। इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत आएगा और इसका असर जो है रुपए की कदर पर भी मुस्बत आएगा। सर, ये बताइएगा कि ये जो डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त है, तो हुकूमत सर क्यों नहीं हाथ डालती, क्यों नहीं इसको इन लोगों को नकेल डालती? मनी चेंजर जो थे उनको FIA ने पकड़ा था और जो कि अफगानिस्तान में डॉलर स्मगल कर रहे थे, लेकिन अगर वो डॉलर जो है वो पाकिस्तान में ही हैं तो वो अभी तक तो आप उसको इलीगल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। आपके पास कुछ रकम पड़ी है और आप उसके डॉलर खरीदते हैं तो जाहिर है ये आपको जुर्म तो नहीं कर रहे पाकिस्तान के लॉस के मुताबिक। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप सुलहरी साहब बात कर रहे थे। खालिद साहब, उनका ये कहना था कि हमने FIA ने क्रैकडाउन भी किया था, अभी कुछ दिन पहले वो गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन ये सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा? अच्छा देखिए, आज जो हमारे मशीर ख़जाना है उनकी तरफ से आज जो मीडिया से गुफ्तगू की गई है इकानमी की सूरत हाल पर, उस पर दरअसल शौकत तरीन साहब ने जो इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी दबाव का शिकार है और किस वजह से दबाव का शिकार है, उन वजूहात का जो है वो मशीर ख़जाना ने तज़किरा किया है, जिक्र किया है तफसील के साथ। और उसके साथ साथ जो है इकानमी के लिए खुशखबरी भी उनकी तरफ से दी गई है। ख़ास तौर पर जो $3 अरब सऊदी अरब की तरफ से स्टेट बैंक के अकाउंट्स में जमा होंगे तो उससे यकीनन रुपये जो एक दबाव है, जो प्रेशर है रुपये पर इस वक्त, उसमें कमी वाक़या होगी। और दूसरा, राना साहब, जब जितना IMF के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें तख़यीर हो रही है, उससे भी इकानमी पर एक प्रेशर जो है वो आया है। जब IMF के साथ मुआहदा जो है चंद रोज़ तक फाइनल हो जाएगा और जो $6 अरब का पैकेज है वो फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि जो दबाव है रुपये पर वो मज़ीद उसमें कमी वाक़या होगी और जो है रेट जो है वो डॉलर का वो कम होगा यकीनन। और उसके साथ नए जो फाइनेंसिंग के जो एवेन्यू हैं वो खुलेंगे, क्योंकि जब IMF के साथ आपका मामलात आपके तय हो जाएंगे तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ से भी हमें फाइनेंसिंग जो है वो खुल जाएगी। एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ भी हमारे जो है वहाँ से भी जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट के फंड आना शुरू हो जाएंगे। असल में जो इस वक्त प्रेशर है वो प्रेशर ये है कि हमारा जो तजारती खसारा है वो पहले 4 माह के दौरान जो है वो $15 अरब से बढ़ चुका है और हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो पहली समाही के दौरान जो है 3 अरब 40 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि पिछले माली साल के दौरान पहली समाही के दौरान हमारा जो है वो करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस था। फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की थी कल, मेरे ख्याल है गालिबन दुनिया TV के किसी प्रोग्राम में, उनका एक शॉर्ट है, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। में स्टेबिलिटी, इकोनॉमी भी बड़ी स्टेबल है। ये तो ऐसे ही बातें हैं, महंगाई हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम कहते हैं महंगाई हो गई है, दूसरी तरफ लोगों की जो आमदनियों में इजाफा हुआ है वो आप इग्नोर ही कर दें। 900 अरब रुपया, 600 अरब रुपया तो ऑफिशियल जो है
वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। आप अपने यहाँ पे देखिए मोटर बाइक की गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी है, उसके बावजूद तो यहाँ पे इंडस्ट्री का मजदूर है, उनकी आमदनियों में 2-2, 3-3 गुना इजाफा हो गया। ताजर की आमदनियों में कितना इजाफा हुआ? 922 बिलियन रुपए सिर्फ आखिरी 922 बिलियन तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने कमाए। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब के अभी आपने शॉर्ट सुना कि अब खबर तो 2-3 दिन पुरानी हो गई है, शफीक ने मुझे भेजी भी थी कि ऑटो इंडस्ट्री में बूम आया है और माजी की निस्बत गाड़ियां जो हैं वो खासी बड़ी तादाद में बिकी हैं। 2 साल पहले जो प्रोडक्शन थी, आपको याद होगा, मेरा ख्याल है एक गाड़ी हुई थी पाकिस्तान में बनी थी, और आज ये आलम है कि 46% आई थिंक सो के ऊपर गई है इंडस्ट्री और लोगों की खरीद हो। ये कि पॉजिटिव साइन, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी दुनिया में ठीक भी हो जाएगी। राणा साहब देखिए, महंगाई इस वजह से है कि हमारा जो सबसे मेजर जो इम्पोर्ट बिल है इस वक्त, वो एक तरफ तो हम जो अजनास बाहर से दरामद करते हैं वो 10 अरब डॉलर का जो है सालाना हमें उस पर खर्च करना पड़ रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ी जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्ट बिल है। तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है फिर वो महंगाई की तरफ शिफ्ट होता है। जो बैन अल-क़वामी सतह पर महंगाई है उसका फिर असर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी होता है। तो इस हवाले से जो असास प्रोग्राम है उसका और दूसरे जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उससे यकीनन जो है वो रिलीफ जो है आवाम को मिलेगा, और उनकी कुव्वत खरीद जो है उसमें भी जिस तरह अगर हमारी जिस तरह ऑटो इंडस्ट्री में बूम आया है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बूम आया है। डॉक्टर साहब आप देखें ना, उन्होंने जिक्र किया, आपने कहा, पूछा कि ऑटो इंडस्ट्री में बूम आया है, फिर 900 बिलियन कमाए उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में, और 600 बिलियन की हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें है। मसला ये है कि आप कहते हैं रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता। जब अपोजिशन जो सारा एक एजेंडे पे हो जाती है और फिर फेक न्यूज़ की बात आ जाती है, और सर्टेन मीडिया हाउसेज अब तो आज सारे उसमें हमें नंगे हो गए, वो उस तरफ जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो अपना पंजाबी कहते हैं ना क्या हो गया, वो नोट उठाए मेरा मूड बने, तो वो नोट उनको ये देखें, ये जो पोजीशन जो है ना, ये जो हेडेड बाय PMLN, ये बड़ा सिस्टमेटिकली चलती है। ये मोबिलाइज करते हैं, ना सिर्फ अपने जो गटर ब्रिगेड को मोबिलाइज करते हैं, बल्कि जो मीडिया हाउसेज जो उनको फॉलो करते हैं उनको भी मोबिलाइज करते हैं। इसलिए आपको ना मीडिया में वो चीज़ ज़्यादा नजर आती है जो दिखता है वही पॉजिटिव चीज़ नजर नहीं आती। सलमान एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो कॉलम छपा है यूसुफ कामरान साहब का, अच्छा, वो कहते हैं कि उसके कुछ पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं फिर आपकी राय लूँगा। वो कहते हैं कि हुकूमत के अफगान तालिबान से TTP के जो चल रहे हैं तालिबान की मदद से, उसमें मुफाहमत की कोशिश जारी है और बेहतरी की उम्मीद भी है, और अफगान हुकूमत और तालिबान की सालसी की जो कोशिश है वो किसी हद तक आगे बढ़ी है। लेकिन उन्होंने सवाल किया कि क्या ये मुफाहमत का मुस्बत नतीजा निकल सकेगा। देखिए, बुनियादी बात क्या है, इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ता है, जैसे अमेरिका और तालिबान के दरमियान। असल जो सवाल है ना इसार, वो ये है कि किन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या उसमें रियासत की जो रिट है वो मजबूत है, या रियासत अपने आप को कमजोर दिखाकर ये मुज़ाकरात कर रही है। अगर वो कमजोर होकर कर रही है तो फिर बड़ा नुकसान है, अगर वो अपने आप को मजबूत करके अपनी बात मनवा रही है तो बहुत अच्छी बात है। यानी मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि अफगान सरजमीन जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो, और इस बात की हमें जमानत दी जाए। तो अफगान हुकूमत ने, अफगान तालिबान ने इसकी जमानत दी है कि आइंदा ये काम नहीं होगा। इसी तरीके से खास तौर पे ये कहा गया कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, आपको मुसल्लह जद्दोजहद से अपने आप को पीछे करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर हम मफाहमत करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता ये है कि जो पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं वो शराइत काफ़ी बेहतर है बतौर रियासत के कॉन्टेक्स्ट में। अगर उसके ऊपर कोई मफाहमत का बीच में से निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मफाहमत इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं कि शायद टेबल पे बैठ के बातचीत हो जाएगी। इसमें अफगान हुकूमत का बड़ा रोल है, इसमें खुद तालिबान का बड़ा, उस वक्त जो TTP के लोग हैं, तरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका रोल है, फिर पाकिस्तान का रोल है। उसकी एक बड़ी वजह यह है, यहाँ एक सेंसिटिविटी पाई जाती है, रायमा तकसीम है, डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं इनको ताकत के जरिए कुचला जाए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मफाहमत का रास्ता निकला जाए, और हमारे जो लिबरल्स हैं वो तो कहते हैं बंदूक पकड़े और मारना शुरू कर दें। ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पे हुकूमत ने भी जिस अंदाज से तदब्बुर के साथ
फहमो फरासत के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। सही है, कल जो बिल्कुल। वजीर खारजा आए थे अफगान, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि हम ये निगोशिएशन करा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द बेहतर नताइज निकलेंगे। तो लेट्स सी कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में से ओवरऑल जो निकलेगा वो किस हद तक पाकिस्तान के मफाद को फोकस देगा। इन मुज़ाकरात में कामयाबी का एक पहलू ये भी है कि 2014 में भी मुज़ाकरात जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी शुरू हुए थे, लेकिन वो नाकाम हुए थे। उसकी एक वजह यह है कि उस वक्त तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में नहीं थी, तालिबान सालस नहीं थे, तो तालिबान की सालसी के बायस लगता है कि ये मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़े। अच्छा, एक बात आप लोग माने कि खालिद कयूम जब बोलता है ना तो ऐसा लगता है माजी के झरोकों में चले गए। ये पता नहीं कहाँ से गुदड़ी में से एक चीज़ ऐसी लेके आता है माजी की जो फिर एकदम हमें एहसास, इंसाइक्लोपीडिया है ना, इंसाइक्लोपीडिया ये, हाँ चीजें बड़ी जमा करके रखते हैं। हाँ, और ये वो इंसाइक्लोपीडिया है। आपने इनका रजिस्टर नहीं देखा? आपका इतराज सिर्फ एक ही है, आपने इनका खाता नहीं देखा पहले मुझे। आपका इतराज सिर्फ एक ही है कि मुख्तर रखा करें, वो मैं कोशिश करता हूँ। आपने इनका खाता नहीं देखा, इसमें ये रजिस्टर के अंदर एक एक चीज लिखते हैं। अच्छा, मेरे एक दोस्त है वो अक्सर बड़ी लंबी तकरीर करते तो मुझे कहते यार वो सॉरी मैंने घड़ी नहीं देखी, तो मैं कैलेंडर तो देख लेना था। तो वो टीटीपी के वाले से जो बात की ना सलमान ने, ये बड़ी खुश आइंद बात का डायलॉग के सब कुछ हो रहा है। वो जो ड्राइंग रूम ब्रिगेड है ना, जो देसी लिबरल जी हमें कहते हैं, वो उनको ना उनका क्या जाना है। ठीक है, मसला सफर करना। मैंने आपने स्टेट ऑफ पाकिस्तान में एक चीज आप नोट करें कि हम जो कह रहे हैं, जो ट्राइका प्लस था उन्होंने भी तालिबान को यही बात की है कि आप अपनी सरजमीन को पाक करें दहशतगर्दों से, वहां पे जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनसे खत्म करें ताकि बात आगे बढ़ सके। ये पाकिस्तान का मुतालबा नहीं है, ये रूस का भी मुतालबा है, ये चीन का भी मुतालबा है, ये अमेरिका भी का मुतालबा है। और तालिबान को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि उनका वहां पे कंट्रोल है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन शफीक साहब रोजनामा पाकिस्तान का इदारिया है, उनवी जरा बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान पे, क्या आप भी बात करना। रोजनामा पाकिस्तान का इदारिया है कि जनाब सियासी दर्जा हरारत कम करना चाहिए और बड़ा पॉजिटिव एक वो है, और उनका है कि जी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो सियासी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। वैसे बड़ी खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान को थोड़ा अखबार जो है वो पॉजिटिव तरफ चला है, पॉजिटिविटी की चला है, लेकिन ये क्रेडिट आपको है क्योंकि इसमें आपका इनपुट है। नहीं, मैं वहाँ पे सिर्फ हूँ। नहीं, जिस दिन आप एडिटोरियल लिखते हैं ना, हाँ, उस दिन आप बैलेंस करते हैं। शामी साहब का लिखा हुआ है, आपका इनपुट मुझे नजर आ रहा है हर जगह, हर सत्र में आप नजर आ रहे हैं। ये राणा साहब बैठे हाथी के पाँव में सबका पाँव। शामी साहब तो खुद भी इस वक्त मफाहमत की सियासत के सबसे बड़े दाई है ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि अखबार ने बैलेंस एडिटोरियल दिया है, दोनों को कहा है कि आप अपना बंदूकें ताना छोड़ें और डायलॉग। एक जुमला फिर आप ही बोलिएगा। वो कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन को सियासी तनाव कम करना होगा। वही ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि अखबार कह रहा है कि आप वो अखबार के जो फेंस के दूसरी तरफ गिना जाता है, वो कह रहा है कि आप अपना इख्तलाफात खत्म करें और टेबल टॉक करें। आप ये छोड़ दें एक दूसरे पर चढ़ाई गने, ये वो फलां गद्दार है, फलां ये फलां वो है। आप आए मसाइल जो है टेबल पे, ये इस प्रोग्राम में बात करते रहे हैं कि आप मसाइल जो डायलॉग में होते हैं आप टेबल पे बैठ के तय करें। बिल्कुल ठीक। इस तरह एक दूसरे को लिताड़ना, इस तरह मसाइल हल नहीं होते। एक जुमला और मैं चाह रहा हूँ इस पर, वो इदारिया में है कि हमें एक दूसरे का मैंडेट कबूल करके आगे बढ़ना होगा खालिद साहब, कि जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे एक दूसरे को आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। ये जो अदारिया आपने लिखा है या आपके अखबार में शामी साहब ने लिखा है, ये फैसला आप खुद कर लें किसने लिखा है। शामी साहब ने। हाँ, शामी साहब ने। लेकिन इसके जो असरात हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अच्छी बात है। खास तौर पर जो सियासत है इस वक्त अपोजिशन की, वो पार्लियामेंट के अंदर मुंतकिल हो चुकी है। और इसकी एक और मिसाल जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर सियासत में इतना मसरूफ हो चुके हैं कि अब कराची का जो जलसा था अपोजिशन का पीडीएम का, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। और उसके बाद अब जो कोयटा में पीडीएम का जलसा हो रहा है, इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ भी नहीं जाएंगे। और लगता है कि अब जो पार्लियामेंट से बाहर जो सियासत थी अब वो जो है उसको एक दचका पहुँचता हुआ। आज मैं एक वजाहत कर दूँ, शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए हैं, वो हम कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो रहा है और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टॉप ट्रेंड था बाबर आजम। पूरे पाकिस्तान और दुनिया में क्रिकेट लवर्स ने बाबर आजम को खराज तहसीन पेश किया। सबसे ज़्यादा रन्स किए उन्होंने वर्ल्ड कप में। और खैर चलें, वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है वो किसी और को मिल गया, लेकिन बाबर आजम को हमारा सलाम, जिसने इतनी इस लेवल के ऊपर जाके अपने आप को साबित किया और एक और अजीम
प्लेयर को हमारा रिजवान सलाम, को भी सलाम जो करें। ये 2 दिन पहले आईसीयू में था और उसके बाद वो आके ग्राउंड में गया और उसने कहीं महसूस नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। जाते जाते एक हसन अली के लिए जुमला कहूँगा कि उसने क्या कैच छोड़ा, हम उसके खिलाफ हो गए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम कौमी मुजरिम छोड़ देते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, हम इंसानी हमदर्दी का जज्बा छोड़ देते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, हम सच बोलना छोड़ देते हैं हमें कुछ नहीं होता, हम एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं जो सबसे बड़े कौमी जुर्म है वो छोड़ देते हैं और हमें कुछ नहीं होता। तो अगर हसन अली ने एक कैच छोड़ दिया तो यार ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। हसन अली ने मैच भी बहुत जिताए। कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।